तो देखिए अब मोशन ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस हम बात कर रहे हैं और उसके बाद मोशन इन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। सो केस 1, एक ऑब्जेक्ट है एम मास का, वो फ्रिक्शनलेस सरफेस या स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है और इस पर एफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तब इसमें हम क्या सीखने वाले हैं, अभी जो केसेस लेंगे उसमें हम सीखेंगे दोनों डायरेक्शंस के अंदर मोशन देखेंगे, मतलब मोशन का मतलब दोनों डायरेक्शन के कंपोनेंट्स लेकर के और दोनों के लिए इक्वेशन लिखेंगे कि क्या आने वाला है। कहने का मतलब यहाँ पर अगर m मास का ऑब्जेक्ट है तो इसका वेट, एक्चुअल वेट यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो mg के इक्वल होना चाहिए इफ दिस इज द m मास ऑब्जेक्ट, और इसका जो रिएक्शन फोर्स होगा उसको आप कैपिटल R या स्मॉल n बोल सकते हो। तो रिएक्शन फोर्स R से लिख दिया है हमने। अब और इस F फोर्स के कारण, क्योंकि केवल एक ही डायरेक्शन में रख रहा है, लेट्स सपोज में A एक्सेलरेशन हुआ, तो हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में क्या इक्वेशन बनेगी, वर्टिकल में क्या इक्वेशन बनेगी और उससे A क्या आने वाला है उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिएगा अब यहाँ पर कैसे कर रहे हैं हम। फर्स्ट, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हम हमारा वही एफबीडी बनाएंगे और ये एफबीडी बनाई तो पहले एफबीडी आप चाहो तो यहाँ पे एफबीडी अलग से बना सकते हो। तो एफबीडी बनाई तो यहाँ पर एफ फोर्स लग रहा है, ए एक्सेलरेशन है इसके अंदर, तो एफ नेट क्या लिखा जाएगा इसका, एफ नेट इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन। एफ नेट कितना है यहाँ, सिर्फ एफ, सो एफ इज इक्वल टू एम ए कितना आ गया, एफ अपॉन एम, आना भी चाहिए था टोटल फोर्स अप्लाइड अपॉन टोटल मास। सो ये हमारे पास आ चुका है, बड़ा सिंपल है। ये बेसिक इसलिए बता रहा हूँ, एबीसीडी से स्टार्ट करके हम थोड़ा सा इंक्लाइन प्लेन पर उस टाइम जब समझे तो आप लोगों को दिक्कत ना है। अब क्या स्टार्ट करना रहेगा इसमें, इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कैसे करेंगे, तो वर्टिकल डायरेक्शन का अगर मैं एफबीडी डायग्राम बनाऊं तो ये एम मास का ऑब्जेक्ट, एक फोर्स लग रहा है नीचे, तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, mg नीचे लग रहा है, r ऊपर लग रहा है। लेकिन ध्यान से देखें तो ये सिर्फ हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, सो इन वर्टिकल डायरेक्शन नो मोशन। अगर कोई मोशन नहीं हो तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन रहेगा 0, अगर मोशन ही नहीं है तो इसका मतलब नेट फोर्स रहना चाहिए 0, m इंटू 0, 0। यहाँ पर अब अगर जब एक्सेलरेशन 0 होता है तो कौन सी डायरेक्शन के फोर्स को पॉजिटिव माने, किसी को भी पॉजिटिव मान लो, किसी को भी नेगेटिव मान लो। तो हमने लिख दिया r को पॉजिटिव माना तो उसके रेस्पेक्ट में mg नेगेटिव, r माइनस mg 0, तो r की वैल्यू mg। ये उस तरह का केस है जैसा अपेरेंट वेट हम निकालते हैं लिफ्ट के केस में, उसी तरह की ये सिचुएशन है। सो दिस वाज द केस 1 जो मोस्ट बेसिक केस था। केस 2, अभी तो हमने फोर्स भी हॉरिजॉन्टली अप्लाई किया था। सो अब व्हेन एफ फोर्स is applied with some angle, अब हम F फोर्स जो लगा रहे हैं वो एंगल के किसी एंगल पर लगाएं तो अब सिचुएशन कैसी होगी। ठीक है, तो लेट सपोज एक F फोर्स को इस तरीके से अप्लाई किया जा रहा है। ये F फोर्स हॉरिजॉन्टल से, इसको अगर मैं पीछे प्रोड्यूस करूं तो इसी की फोर्स की डायरेक्शन कहलाएगी। तो ये एंगल आपको दे रखा है लेट सपोज थीटा। तो F फोर्स यहां पर हो गया, यहां से यहां तक, अब और इसका मास m है, तो ये देखिएगा यहां पर ये हो गया mg नीचे की तरफ, एक r रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगता ही है, और इसको थोड़ा सा मैं इंक्लाइन अलग कर देता हूं ताकि आपको दो अलग अलग चीजें नजर आ जाए। ये F फोर्स ऐसे बना दिया और ये इंक्लाइनेशन थीटा दे दिया। अब F फोर्स जब इंक्लाइंड होता है तो इंक्लाइंड होने पर F फोर्स का इफेक्ट क्या केवल एक्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है या सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में, तो अभी दोनों में नहीं है क्योंकि इंक्लाइंड है, किसी एंगल पे लग रहा है। तो हॉरिजॉन्टल में इस फोर्स का इफेक्ट कितना आएगा वो चेक करना है, वर्टिकल में कितना आएगा वो चेक करना है। अच्छा, ये सिस्टम कैसा है, ये वैसा ही सिस्टम है कि एक छोटा बच्चा एक टॉय कार को लेकर के किसी थ्रेड से बांध रखी है उसने, और उसको लेकर के वो घसीटते हुए इसको मतलब आगे बढ़ा रहा है ऐसे। जब फोर्स ऐसे लगता है तो ये नेट मोशन ऐसे रहेगी। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। तो इसका मतलब
अभी भी नो वर्टिकल मोशन, हम ये मान रहे हैं कि नो वर्टिकल मोशन, मोशन इस इंक्लाइन के कारण भी अभी सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही हो रही है, उस सिचुएशन को मान रहे। तो हमने क्या किया, पहले ये फाइंड करने के लिए कि इस फोर्स का, क्योंकि मोशन इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ओनली, तो हॉरिजॉन्टल में अगर मोशन हो रही है तो फोर्स का कितना, फोर्स का इफेक्ट हॉरिजॉन्टल में आ रहा है, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्स डायरेक्शन के अलोंग इसका कंपोनेंट लेते हैं। कंपोनेंट कैसे लेते हैं, एरो हेड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जहां ये परपेंडिकुलर मीट करता है वहां एरो बनाते हैं, तो जहां से फोर्स अप्लाई हुआ था वहां से यहां तक की लेंथ इसका कंपोनेंट कहलाती है। और हम सीख चुके हैं कि अगर कोई आर यहाँ पर हो, थीटा यहाँ पर हो, तो आर के दो कंपोनेंट, आर वेक्टर के दो कंपोनेंट, आर कॉस थीटा आई कैप, और वर्टिकल कंपोनेंट आर साइन थीटा जे कैप, एक तरह से ही होता है। केवल आर लिख दूं तो आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा, थीटा की तरफ घूमोगे कंपोनेंट लोगे तो कॉस फैक्टर आएगा, थीटा की अपोजिट डायरेक्शन में घूमोगे तो साइन फैक्टर आएगा। तो यहाँ पर ये वाला यहां से यहां तक का क्या हो गया, एफ कॉस थीटा। तो ये एफ कॉस थीटा है जो इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करवा रहा है, और इसके कारण मान लीजिए इस पूरे सिस्टम में एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ है ए। अच्छा, लेकिन इसका कुछ अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया तो वर्टिकल कंपोनेंट भी तो रहा होगा, तो ये एफ था, जैसे आर साइन थीटा ऐसे ये एफ साइन थीटा, तो ये एफ साइन थीटा। लेकिन अभी भी हमने ये बोल रखा है वर्टिकल में कोई मोशन नहीं है। और अब यहाँ पर इसकी इक्वेशंस की स्टडी करें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन में सेपरेटली, तो कैसे की जाएगी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आप लोगों के, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, इन कॉन्सेप्ट को सीख करके आप न्यूमेरिकल्स में इनको अप्लाई करते हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की, सो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का एफबीडी डायग्राम बनाए, तो ये एम, इस पर एक फोर्स दिख रहा है, एक ही दिख रहा है, एफ कॉस थीटा। अब एफ को रिजॉल्व कर चुके हैं तो इस एफ की काउंटिंग नहीं होगी, एफ के ही दो इफेक्ट हैं, एक एफ कॉस थीटा और एक एफ साइन थीटा। तो जब कंपोनेंट में बात करोगे तो ये एफ हट चुका है क्योंकि इसका इफेक्ट एफ कॉस थीटा लिया जा चुका है, ठीक है। तो ये हो चुका है एफ कॉस थीटा, इसी डायरेक्शन में मोशन हो रही है ए, पीछे कोई फोर्स लग नहीं रहा है, फ्रिक्शन वगैरह है नहीं। तो यहां पर देखें तो इसमें एफ नेट क्या लगाऊंगा मैं, एफ नेट इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन। ये क्या लिखूंगा मैं, एफ नेट कितना है यहाँ पर, एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, एफ कॉस थीटा अपॉन एम। तो जो ए ले रहे हैं ये कौन सी डायरेक्शन का ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का, कितना निकला, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी। इसी तरह से जब वर्टिकल डायरेक्शन में स्टडी करें मोशन की, तो इन वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो रहा है, कोई मोशन नहीं है, अभी होती तो एक्सेलरेशन बोल देते जो भी होता। तो बस बेसिक कॉन्सेप्ट पे चलना है, जो सीखा है उसी को अप्लाई करना है। एम मास, इस पर लगने वाले वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस को मेंशन करना है। एक फोर्स लग रहा है आर, ये वाला रिएक्शन फोर्स आर, एक और फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ जो है एफ का इफेक्ट, एफ साइन थीटा, वर्टिकल इफेक्ट ऑफ एफ, और दूसरा है mg। एक्सेलरेशन 0 चल रहा है, इसका मतलब ये जब हॉरिजॉन्टल मोशन हो रही है तो वर्टिकल मोशन ना होने का मतलब है कि इसके वेट को, mg को बैलेंस कौन कर रहे हैं, ये दोनों मिलके कर रहे हैं। इसका मतलब इन दोनों का सम इसके इक्वल होना चाहिए। क्या ये आने वाला है, बिल्कुल आएगा। देखिए फिर से हमने हमारा बेसिक फॉर्मूला लगाया, एफ नेट 0 नो मोशन, तो नो मोशन तो एफ नेट 0, क्योंकि मास इंटू एक्सेलरेशन 0। एफ नेट किसी भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो क्योंकि एक्सेलरेशन है नहीं, तो ये क्या लिख दूंगा मैं, आर प्लस एफ साइन थीटा, उसके रेस्पेक्ट में mg नेगेटिव इज इक्वल टू 0, और ये mg इधर आ जाएगा तो अब आप समझ ही जाओगे कि r प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू mg। इसका मतलब mg को बैलेंस कौन कर रहे हैं, ये दोनों मिलकर के इस टाइम पे। तो r हमेशा, r कभी भी mg के इक्वल नहीं होता। r तब आता है कि जितने फोर्स लग चुके हो उसके बाद mg को कितना बैलेंस करने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल दूं कि mg मेरा 100 न्यूटन होता, 100 न्यूटन यहां पर, जैसे ही मान लिया कि 100 न्यूटन होता है ना, 10 kg का ऑब्जेक्ट ले लूं
और g की वैल्यू 10 मान लो तो 10 इंटू 10 100 आ जाएगा। इस टाइम पे क्योंकि ये सिर्फ हॉरिजेंटली अप्लाई हो रहा है तो ये r इस 100 न्यूटन को देखता कि इसको बैलेंस कौन कर रहा है, क्या और कोई प्रेजेंट है, नहीं है, तो ये बोलता कि भाई मैं ही पूरा हूं, तो ये हार की वैल्यू पूरी 100 न्यूटन हो जाती। लेकिन इस सिचुएशन में क्या हुआ है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ऐसी वैल्यू जनरल वैल्यू ले लेता हूं कि f का इस कंपोनेंट और इस कंपोनेंट में, तो f sin थीटा की वैल्यू थोड़ी देर के समझने के लिए एक न्यूमेरिकल वैल्यू कोई सी भी ले लेता हूं, लेट्स सपोज 30 न्यूटन। ये सब कुछ कैलकुलेशन करने के बाद f sin थीटा की वैल्यू आ रही होती है 30 न्यूटन फॉर एग्जांपल। तो r की, तो ये r अब पहले 30 न्यूटन नहीं होता, पहले f sin थीटा आता, तो वो देखता कि 100 में से ये नीचे कितना हो रहा होता 100 न्यूटन, 100 न्यूटन में से इतने को तो ये बैलेंस कर रहा है 30 न्यूटन को, रिमेनिंग जो बच रहा है उसको बैलेंस करेगा r, तो r की वैल्यू 70 न्यूटन होगी। 70 प्लस 30, 70 प्लस 30 इज इक्वल टू 100, 100 इक्वल्स टू 100। तो r कभी भी फिक्स नहीं होगा, r हमेशा सभी फोर्सेस के इफेक्ट के बाद जो रिमेनिंग रिक्वायरमेंट है जिसके थ्रू वो बैलेंस चल रहा है और इसी वजह से वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रही है, उस चीज को बोल रहे हैं हम r, रिएक्शन फोर्स। ठीक ऐसी अगर हम प्रैक्टिकल सिचुएशन लें, फॉर एग्जांपल अगर मैं या आप लोग कहीं पे खड़े हुए हैं और आपके नीचे वेट मशीन रख दी जाए, तो आप खड़े हुए हैं, आपका मान लीजिए कि वेट 60 kg है, यानी कि उस रीडिंग 60 kg की बॉडी का पूरा वेट, वेट का मतलब फोर्स, किस पर अप्लाई कर रहे हो आप, उस वेट मशीन पर, यानी कि mg 60 न्यूटन है, आपके ऊपर और कोई फोर्स नहीं लग रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो जो वेट मशीन है वो रिएक्शन फोर्स शो करेगी कितना 60 न्यूटन, यानी कि आप बोलोगे कि मेरा वेट 60 है, 60 kg जनरली बोल देते, 60 kg वेट है मेरा, ठीक है। लेकिन अभी उसी टाइम पे कोई आपके पास में खड़ा हुआ हो और वो आपके बालों को पकड़ के या शोल्डर से ऐसे पकड़ के आपको थोड़ा सा लिफ्ट करा रहा हो, तो आप सोचो कि आप मशीन पे खड़े हुए हो, पीछे से पकड़ के कोई हल्का सा लिफ्ट करा दे तो उसकी रीडिंग कम हो जाएगी। इतना समझ में आता होगा आप लोगों को प्रैक्टिकली। रीजन, क्योंकि एक दूसरा पर्सन आया जिसने अपना फोर्स आपको दे दिया ऊपर की तरफ। लेट्स सपोज उसने 20 न्यूटन जितना फोर्स लगा दिया, तो अब वो रीडिंग 40 न्यूटन पे रह जाएगी। कोई आपके बालों को ऐसे ऊपर पकड़ के उठा रहा है, अगर बिल्कुल उठा देंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली 60 न्यूटन जितना फोर्स लगा दिया, तो वो रीडिंग 0 शो करेगी कि कुछ वेट, क्योंकि आप उस पर अप्लाई ही नहीं कर पा रहे। दैट इज द प्रैक्टिकल सिचुएशन। इस तरीके से इन चीजों को काम में लिया जाता है। यहां तक कि कॉन्सेप्ट कितनों को समझ में आए। सो अब बात करते हैं मोशन ऑन इंक्लाइंड सरफेस। इंक्लाइंड सरफेस, और अभी भी हम स्मूथ सरफेस की बात कर रहे हैं क्योंकि अभी तक हमने फ्रिक्शन देखा नहीं है, ठीक है। तो देखिए साहब कि इंक्लाइंड सरफेस पर किस तरह से हम रखेंगे। तो केस 1 हम ले रहे हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग डाउनवर्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग डाउनवर्ड्स without any external force, बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए ही अगर वो स्लाइड हो जाए। ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा इस सिचुएशन के कारण पॉसिबल है। ये देखिए मैंने एक इंक्लाइन प्लेन बना दिया, ये बिल्कुल स्मूथ सरफेस है यानी कि फ्रिक्शनलेस। जैसे ही मैं यहां से किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ूंगा, तो इतना आप समझ में आता ही होगा आपको कॉमन सेंस के बेस पर, ये ठीक वैसी है जैसे फिसल बट्टी होती है, इस पे किसी ऑब्जेक्ट को रख दें और वो बहुत स्मूथ हो तो ये नीचे की तरफ स्लाइड करता है। ये प्रैक्टिकल लाइफ में आपने बहुत जगह पे देखा होगा। उस सिचुएशन को हम एनालाइज कर रहे हैं मैथमेटिकली कि ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा, इस पर किसी ने फोर्स नहीं लगाया, बस यहां रखा, रख के छोड़ दिया, यानी कि कोई फोर्स नहीं लगाया, कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं थी, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। लेट्स सपोज वो यहां पे कहीं पे आ गया, ठीक है। अच्छा, जो ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है इसको लेट सपोज बोल दिया गया थीटा। दिस इज एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन की जो इंक्लाइन प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल से कितना ऊपर इंक्लाइन किया गया है, कितने एंगल से इंक्लाइन किया गया है। तो थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद होनी चाहिए। याद होने का मतलब पता होना चाहिए कि क्या बोलते हैं। सो थीटा इज एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। बहुत बढ़िया।
अब यहां पर हमने इसकी बात करी तो मोशन देख रहे हैं, क्लियर दिख रहा है हमें कि मोशन इधर की तरफ हो रही है, और मोशन क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो जब ये मोशन में आया तो वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो पजेस कर रहा होगा, इसका मतलब वेलोसिटी में कुछ ना कुछ चेंज हुआ है। तो वेलोसिटी में चेंज हुआ है तो एक्सेलरेशन पिक्चर में आना ही आना है। तो एक्सेलरेशन किसी ए एक्सेलरेशन से जा रहा है मान लीजिए, ठीक है। वेलोसिटी में चेंज इस तरह से हो रहे हैं कि ड्यूरिंग द मोशन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यानी कि हर बार चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में जो चेंजेस आ रहे हैं वो इक्वल तरीके से आ रहे हैं। वेलोसिटी में चेंज कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं। वेलोसिटी कांस्टेंट होती तो एक्सेलरेशन 0 हो चुका होता। अगर हर पॉइंट पे वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड हो तो v2 माइनस v1 करोगे तो 0 आएगा। तो डेल्टा v अगर 0 आ गया, चेंज इन वेलोसिटी 0 आ गया, तो एक्सेलरेशन भी 0 हो गया, क्योंकि a इज इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। लेकिन अगर v2 माइनस v1 की वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू बनी रहे, फॉर एग्जांपल पहले 2 मीटर पर सेकंड था, फिर 5 मीटर पर सेकंड हो गया, फिर 8 मीटर पर सेकंड हो गया, फिर 11 मीटर पर सेकंड हो गया, तो हर बार वेलोसिटी में चेंजेस जो आ रहे हैं वो चेंजेस कितने का देगा, 3 मीटर पर सेकंड 3 मीटर पर सेकंड 3 मीटर। तो a की वैल्यू कितनी बनी रहेगी, हर 1 सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन कांस्टेंट। ये पहले भी बताया जा चुका है मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, फिर भी एक बार जिनको थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता हो उनके लिए। अच्छा, अब यहां पर स्टडी करनी है तो कैसे स्टडी करेंगे। जो वेट है यानी कि फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है वो कंपलसरी नीचे ही लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो mg कभी भी किसी भी सरफेस पे रख दो वो हमेशा और हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अब अगर अब इसको थोड़ी देर के लिए मैं इस पॉइंट से समझाता हूं आपको, ताकि थोड़ा सा आपको विजुअलाइजेशन में आसानी रहे कि ये m यहां पर, यहां इस सरफेस से हमने काउंटिंग करी, क्योंकि अभी मुझे एक एंगल और समझाना है आपको। ये m मास का कोई ऑब्जेक्ट है, m मास का mg फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड लगा, बिल्कुल ठीक साहब, है ना। अब मुझे बता सकते हो क्या कि इसका जो रिएक्शन फोर्स है वो क्या होगा। वन टू थ्री, ये आप लोगों को सोचना है। सो फर्स्ट विल बी द, आपने सोचा होगा फर्स्ट शुड बी द रिएक्शन फोर्स। क्यों? क्योंकि रिएक्शन फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, क्योंकि ये नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स भी इसका दूसरा नाम होता है। तो जो रिएक्शन फोर्स है वो mg के अपोजिट नहीं बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं हम कि सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो लगता है वो आपका रिएक्शन फोर्स होता है। तो ये फर्स्ट यहां पे इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया r, m मास का ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, mg यहां पे लग रहा है। मुझे बता सकते हो क्या कि यहां r के अपोजिट इस डायरेक्शन में कुछ चीजें अभी मैं बनाने वाला हूं, वो कैसे आएंगी, मेरे को बता सकते हो क्या कि ये एंगल कितना होना चाहिए। थीटा 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, सोच करके बताना है। देखिए सब अब यहाँ पर कि क्या होगा इनमें से, तो ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, करेक्ट आंसर इज थीटा। देखिए कैसे, ये देखिए मैंने इसलिए बहुत क्लियर डायग्राम आप लोगों को बनाया, mg वर्टिकली डाउनवर्ड, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो ये 90, ये 90, तो ये वाला एंगल इस ट्राइंगल के अंदर, ये एंगल, ये थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा हो गया। अब ध्यान से देखो कि ये वाली जो लाइन बनाई है, ये रिएक्शन फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, तो ये भी तो परपेंडिकुलर होगा। उसमें से इस परपेंडिकुलर 90 डिग्री में से इतना एंगल अगर मैंने 90 माइनस थीटा लिख दिया तो रिमेनिंग एंगल वापस कितना बचा, थीटा, तभी तो दोनों ऐड होकर के टोटल 90 वापस बनेगा। सो अब कभी भी ये चीजें शो नहीं की जाएंगी, आइंदा से आपको हमेशा डायरेक्टली याद रखना है कि ये बनाओगे ये वाली लाइन mg, और उसके बाद ये जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, और उसके बाद ये वाली जो लाइन बनाएंगे ये एंगल होगा थीटा, जो एंगल यहाँ है वही एंगल यहाँ होगा। अब हमें क्या करना होता है, mg का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में अलोंग द इंक्लाइन प्लेन और एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, तो इसको लेने के लिए मैंने क्या कर दिया, इस लाइन को पहले एक्सटेंड कर दिया।
इस एरो हेड से इस पर परपेंडिकुलर डालना है, तो मैंने एक परपेंडिकुलर डाला, ये परपेंडिकुलर जहां मीट हुआ वहां तक का कंपोनेंट mg का कंपोनेंट कहलाएगा। ये जो एरो मार्क दिखा रहा हूं मैं, दिस शुड बी द कंपोनेंट ऑफ mg। क्योंकि mg का कंपोनेंट थीटा की तरफ घुमा रहा हूं, तो ध्यान रखना है कि ये बना mg cos थीटा। ये मैंने इतना क्यों बताया, वरना बहुत से लोग तो ये देखो mg, ये mg cos थीटा, ये mg cos थीटा कैसे भी लिख देते हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। क्या ये एंगल 90 डिग्री दिख रहा है? नहीं ना, तो ये mg cos थीटा नहीं हो सकता। mg cos थीटा की लेंथ वहीं तक आएगी जहां पे 90 डिग्री बन रहा हो, यानी कि यहां तक। तो जब आप डायग्राम बनाएं, भले ये डॉटेड लाइन शो ना करें, लेकिन एटलीस्ट इतना ही एरो दिखाएं जिससे दिख जाए कि ज्वाइन करें तो ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री दिखे, उसी को कंपोनेंट बोलते हैं। कंपोनेंट का मतलब हम यहाँ पे अलोंग द इंक्लाइन प्लेन और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन mg को 90 डिग्री के अलोंग डिवाइड कर रहे हैं। तो एक कंपोनेंट आया mg cos थीटा, और इस mg का इधर की तरफ कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इधर और इधर, ये देखिए 90 डिग्री है, इसमें हम mg को डिवाइड कर रहे हैं। तो mg का ये कंपोनेंट बना mg cos थीटा, ये थीटा है तो, और थीटा के अवे गए तो ये कंपोनेंट बनेगा mg sin थीटा। तो ये कैसे करेंगे, ये मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। सो ये बना mg sin थीटा, ये बन गया mg sin थीटा। ठीक, अब इस डायग्राम को आप कैसे बनाएंगे हमेशा, तो वो भी सीख लीजिए पहले। अब ये एंगल्स तो आपको समझ में आ गए, अब ये लाइन पे ना बना करके इस डायग्राम को कैसे बनाते हैं वो समझ लीजिए फिर से। ये थीटा, ये डायग्राम, मतलब कहने का मतलब ये रट जाना चाहिए डायग्राम अब समझने के बाद। ये mg, ये r, ये थीटा, ये mg cos थीटा, ये mg sin थीटा, ताकि आपको ओवरलैपिंग करना ना पड़े सरफेस पर ही। तो अब बहुत से फोर्स, ये सारे फोर्सेस हमें बिल्कुल सेपरेट सेपरेट नजर आ चुके हैं कि ये कैसे लगे हुए हैं। ठीक है, ऑलराइट, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया नहीं गया। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाए बिना भी ये नीचे स्लाइड हो रहा था, तो उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल फोर्स है वो ध्यान से देखें तो वो mg sin थीटा है। शुरू से ही यहां पे भी होगा तो ये mg sin थीटा इधर लग रहा होगा, तो इस mg sin थीटा इधर लगने के कारण ये इस पे स्लाइड होता जाएगा। वर्टिकल में कोई मोशन नहीं हो रही, इसका मतलब ये r इस mg cos थीटा को बैलेंस किए, यानी कि इधर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रही तो r mg cos थीटा को बैलेंस किए। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, और ये इधर अपनी वेलोसिटी चेंज कर जाता तो इधर एक्सेलरेशन a होगा। हमारा एम है इस a को फाइंड करना, तो देखें जल्दी से देख लेते हैं कि ये a कैसे फाइंड होगा। तो अब इसकी मोशन की स्टडी करेंगे, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन है तो हम स्टडी कैसे करते हैं, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, तो इस तरीके से हमें स्टडी करनी है। सो पहले हम बात कर रहे हैं केस 1 की, मोशन परपेंडिकुलर टू वर्टिकल, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन। जब इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्टडी कर रहे हैं तो यहां देखा कि कोई मोशन नहीं है परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर, तो इस जगह पे अगर मैं m बना दूं, ये m, सो इधर लग रहा है mg cos थीटा और इधर लग रहा है r, और कोई फोर्स दिख नहीं रहे, तो हम क्या और a कोई इस डायरेक्शन में कुछ भी है नहीं, जीरो है, तो F नेट क्या हो गया, जीरो। F नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, जीरो। इसका मतलब या तो इसको पॉजिटिव या इसको पॉजिटिव, तो r को पॉजिटिव ले लिया तो इसके रेस्पेक्ट में mg cos थीटा नेगेटिव, ये जीरो। तो हमने बोला इस टाइम पर mg cos थीटा के इक्वल है r, यानी कि r इज बैलेंसिंग द mg cos थीटा फैक्टर। ठीक है, ऑलराइट। इसी तरह से केस 2, मोशन along the inclined plane, along the inclined
plane. Motion along the inclined plane, ये m मास लिया, इधर की तरफ लग रहा है mg sin थीटा, ये m मास, इधर की तरफ एक्सेलरेशन, और कुछ भी दिख नहीं रहा है, तो बस डन. F net along the inclined plane, mass into acceleration, इस डायरेक्शन में along the inclined plane, है ना, डायग्राम से भी नजर आ रहा होगा आपको. F net एक ही डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स, एक ही डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो केवल एक ही है, mg sin थीटा, और कोई नहीं है, तो इज इक्वल टू ma. m से m कैंसिल हो गया और हमें a की वैल्यू समझ में आ गई कि एक्सेलरेशन कितना होगा यहाँ पर, g sin थीटा. थीटा पता होगा तो एक्सेलरेशन हमें फाइंड हो गया, g की वैल्यू पता होती है. सो दैट्स हाउ वी प्रोसीड. कितनों को ये पूरा समझ में आ गया अच्छे से.